तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओएस और आज कंटिन्यू कर रहे हैं फाइल सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। तो कल बहुत सारी चीजें देखी थी रिगार्डिंग फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं उस पे, डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, फाइल्स को एलोकेट कैसे करते हैं डिस्क पे। तो काफी सारी चीजें देखी थी। आज हम देखने जा रहे हैं फ्री स्पेस मैनेजमेंट। नाउ वी हैव सीन कि डिस्क में फाइल्स को एलोकेट कैसे करते हैं, बट व्हाट अबाउट द फ्री स्पेसेस। हमें कैसे पता कि कौन सी स्पेस फ्री है, कौन सी भरी हुई है। इस काम के लिए ओएस मेंटेन करता है एक फ्री स्पेस लिस्ट। तो वो एक लिस्ट मेंटेन करता है जिसमें पता चलता है कि कौन सा ब्लॉक फ्री है, कौन सा ब्लॉक एम्प्टी। इसको करने का सबसे इजी और सबसे पहला तरीका है बिट वेक्टर। बिट वेक्टर कुछ नहीं होता, वो एक ब्लॉक के लिए एक बिट रख लेता है 0 या 1, और अगर वो ब्लॉक खाली है तो उसमें 0 होगा, भरा हुआ है तो 1 होगा। एज सिंपल एज दैट। सो लेट्स से हमारे पास 4 KB के 1024 ब्लॉक्स थे, मतलब कि 4 MB की डिस्क थी। तो 1024 बिट्स हमको चाहिए होंगे ये देखने के लिए कि इनमें से कौन सा खाली है, कौन सा भरा हुआ है। दैट इज 1 KB की स्पेस चाहिए होगी, ये बस इतना देखने के लिए कि यार कौन सा ब्लॉक खाली कौन सा भरा हुआ है। तो इस अप्रोच को बिट वेक्टर अप्रोच कहते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको समझ आ ही रहे होंगे कि एडवांटेज ये कि बहुत इजी होता है पता करना कि ब्लॉक नंबर 10 या फिर ब्लॉक नंबर 50 फ्री है कि नहीं। बस शिफ्ट करके उस वाली बिट पे पहुंच जाना है और देखना है कि वो 1 है कि 0, बस इतना सा करना होता है। डिसएडवांटेज भी समझ ही आ रहा होगा कि ये हेविली डिपेंडेंट है ब्लॉक साइज के ऊपर और डिस्क साइज के ऊपर। जैसे जैसे इनके साइज बढ़ते जाएंगे इसका भी साइज बढ़ता जाएगा, और इसको रखना तो डिस्क में ही पड़ता है। एक प्रॉब्लम इसमें और आती है बिट वेक्टर में कि बिट वेक्टर को जब ओएस हमारा लोड होता है तो ये पूरा बिट वेक्टर हमें कॉपी करना पड़ता है रैम के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि सपोजिटली अगर ये हार्ड डिस्क में रह गया, यहाँ पे रैम में नहीं आया, तो बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा हमें ये देखने के लिए कि यार ये जगह खाली है कि नहीं, खाली है कि नहीं, खाली है कि नहीं। तो इस पे बहुत ज्यादा लोड पड़ जाएगा हार्ड डिस्क के इतने हिस्से पे। समझ लीजिए पूरी हार्ड डिस्क का लोड मिला के उससे समझ लीजिए बहुत ज्यादा, उससे 1.5 गुना 2 गुना लोड पड़ने लगेगा सिर्फ इतने छोटे से हिस्से पे। तो इसीलिए ला के रख लेते हैं रैम में। तो ये इस अप्रोच के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। छोटी डिस्क्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एज द साइज ऑफ द डिस्क ग्रोज दिस अप्रोच बिकम्स इनएफिशिएंट। नेक्स्ट अप्रोच इज लिंक लिस्ट अप्रोच। लिंक लिस्ट अप्रोच में क्या होता है कि लेट्स से ये हमारी डिस्क है और 1 2 3 4 5 ऐसे स्पेसेस खाली हैं। तो हमारे पास एक हेड पॉइंटर होता है जो कि पॉइंट करता है कि पहला फ्री ब्लॉक कहाँ पे है। फिर इस फ्री ब्लॉक में एक पॉइंटर होगा अगले फ्री ब्लॉक का, फिर इसमें अगले फ्री ब्लॉक का पॉइंटर, इसमें अगले फ्री ब्लॉक का पॉइंटर, इसमें अगले फ्री ब्लॉक का पॉइंटर। कुछ इस तरीके से ये अप्रोच काम करती है, बट इट इज क्वाइट इनएफिशिएंट क्योंकि अगर आपको अगर ये लिस्ट ट्रैवर्स करनी है तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और डिस्क पे समय तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट फ्री लिस्ट रोज रोज कोई ट्रेवर्स करता नहीं है। तो अच्छा, जो हमने फाइल एलोकेशन टेबल देखा था ना, उसमें फ्री स्पेस अकाउंट करने के लिए यही मेथड यूज होता है। नेक्स्ट मेथड इज ग्रुपिंग। जैसे आपको याद है कि हमने लास्ट टाइम जो फाइल एलोकेशन में लिंक्ड वाली अप्रोच थी उसमें क्लस्टर्स बना लिए थे, वैसे ही ग्रुपिंग में भी क्लस्टर्स बना लेते हैं। ऐसे क्लस्टर्स होते हैं जो एक दूसरे को पॉइंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा कंटिग्यूअस ब्लॉक खाली है तो ये एक क्लस्टर बना लेते हैं, और ये क्लस्टर जो होगा अगले क्लस्टर को पॉइंट करेगा। दिस ब्रिंग्स इन मोर एफिशिएंसी इनटू द लिस्ट मेथड। अच्छा, इसमें इशू क्या आता है कि अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे फ्री ब्लॉक्स एलोकेट हो गए और कुछ बहुत सारे ब्लॉक्स फ्री हो गए, सो दिस मेथड इनकर्स अ वेरी हाई ओवरहेड। तो उस केस में क्या करते हैं, एक काउंटिंग मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, रादर देन मेकिंग लिस्ट एंड पॉइंटर्स, एक टेबल बना लेते हैं। तो इस टेबल में क्या आता है, इस टेबल में कुछ नहीं आता है। इस टेबल में आता है पहले फ्री ब्लॉक का एड्रेस, उसके बाद नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने फ्री हैं कंटिन्यूअसली, सिर्फ ये 2 चीजें आती हैं। सो दिस बिकम्स मोर एफिशिएंट देन हैविंग पॉइंटर्स। एक स्पेस मैप्स का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। इसमें हम डिस्क में स्लैब्स बना लेते हैं। तो स्लैब्स कुछ ऐसे दिखते हैं, और इसमें एक स्पेस मैप होता है हर स्लैब में कि यार ये जगह खाली है, ये जगह भरी हुई है। सो दिस बिकम्स मोर मैनेजेबल देन एक्चुअली क्रिएटिंग अ कंप्लीट टेबल फॉर ऑल ऑफ द ब्लॉक्स. So this was all about free space management. There are a few topics related to efficiency, performance and
डिजास्टर रिकवरी, बट नॉट आस्क्ड दैट ऑफन इन एग्जाम्स, तो उन्हें आप एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्फॉर्मेशन तो वाइटल है पर हाईली अनलाइकली टू बी आस्क्ड इन एग्जाम। विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ ओएस। अब बस फाइल इंटरनल्स आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है कि कंप्यूटर्स में हजारों तरीके की फाइल स्टोर होती हैं। सो समटाइम्स व्हाट ओएस डज इज कि वो अलग अलग तरीके के फाइल सिस्टम्स यूज करता है। फॉर एग्जांपल, आपने कभी अगर लिनक्स का कोई सर्वर या कोई कंप्यूटर खोला हो, उबुंटू आपके पास, आपने फाइल सिस्टम को लिस्ट किया हो क्या क्या फाइल सिस्टम्स है, डीएफए कमांड होता है यूज किया हो, तो उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज नहीं आती है, tmpfs, procfs, बाय समथिंग ऐसे करके। सो ये अलग अलग तरीके के फाइल सिस्टम्स होते हैं जो कि आपकी डिस्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं। tmpfs फॉर एग्जांपल इज अ फाइल सिस्टम फॉर टेम्पररी फाइल्स। ये फाइलें ज्यादा देर तक रखेगा नहीं, ओवरराइट कर देगा, यूज करने के बाद फाइल का कोई मतलब नहीं रहता इस पे। मैंने यहाँ पे procfs लिखा है। procfs विल कंटेन योर प्रोसेस इंफॉर्मेशन सच एज पीसीबी वगैरह इस procfs में स्टोर होंगे पेजिंग के टाइम। तो कुछ इस तरीके से अ कलेक्शन ऑफ फाइल सिस्टम्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय द ओएस टू रन ऑन अ कंप्यूटर। अच्छा, अभी अगर बहुत सारे फाइल सिस्टम्स हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सा फाइल सिस्टम यूज करना है नहीं करना है वो ओएस डिसाइड करता है। एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फाइल सिस्टम अवेलेबल फॉर यूज बाय अटैचिंग देम टू स्पेसिफिक डिस्क लोकेशंस इज नोन एज माउंटिंग। तो माउंटिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि अ सर्टेन काइंड ऑफ फाइल सिस्टम इज अटैच्ड टू अ सर्टेन प्लेस ऑन डिस्क। तो माउंटिंग में बहुत सारा काम होता है, उसका लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, क्या क्या करना उसमें क्या नहीं करना है, वेरीफाई करना है कि सही से माउंट हुआ, इंटीग्रेशन सारे सही हुए हैं, किस पॉइंट पे माउंट हुआ है। तो ये सारी चीजें ओएस हैंडल करता है। अच्छा, हमने पार्टीशंस देखे थे, पार्टीशंस की बात की थी। तो दो तरीके के पार्टीशंस होते हैं, एक होता है रॉ पार्टीशन, एक होता है कुक्ड पार्टीशन। रॉ पार्टीशन मतलब इसके ऊपर कोई फाइल सिस्टम काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप चीजें बस रख सकते हैं और हटा सकते हैं। इसके ऊपर ऐसा सच कोई फाइल सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट अ ब्लॉब ऑफ जीरोस एंड वन। तो यहाँ पे लोग क्या रखते हैं, प्रोसेस डेटा वगैरह रख लेते हैं। यहाँ पे लोग क्या रखते हैं, डेटाबेसेस रख लेते हैं। डेटाबेस को रॉ पार्टीशन देके कहा जाता है कि तुम इसके ऊपर अपना डेटा रख सकते हो जैसे भी रखना है। देन यहाँ पे मेटा डेटा रख सकते हैं, जैसे कि रेड का मेटा डेटा, यहाँ पे पैरिटी बिट्स और क्यू बिट्स रख सकते हैं। कुक पार्टीशन के ऊपर कोई ना कोई फाइल सिस्टम काम कर रहा होता है, देन इट हैज अ स्पेसिफिक वे ऑफ वर्किंग। कैसे बिट्स ऑर्गेनाइज्ड है, बाइट्स ऑर्गेनाइज्ड है, ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज्ड है, सब इसमें परफेक्ट तरीके से होगा। दोज आर कुक्ड पार्टीशंस, मतलब आप जिस तरीके से कुक हो जाते हैं वो नहीं है, इट्स कुक्ड पार्टीशन। अच्छा, अभी फाइल सिस्टम में अगर हमें फाइलें शेयर करनी है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने देखा था ना कि क्या इश्यूज आ जाते थे, तो हमने कुछ कुछ चीजें चेंजेस करी थी। सो फॉर दैट वी हैव क्रिएटेड अ डेफिनेट मॉडल फॉर फाइल शेयरिंग। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शेयरिंग, तो इसमें क्या क्या इश्यूज आते थे, नाम के इश्यूज, प्रोटेक्शन इश्यूज, कोई दूसरा यूजर किसी और यूजर की फाइल ने एक्सेस कर ले, कितनी एक्सेस बाय डिफॉल्ट ग्रांट करनी है, एक्सप्लिसिट परमिशन किस प्रकार की एक्सेस के लिए देनी है, तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके लिए एक मॉडल डेवलप किया गया। मॉडल कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट आर अटैच्ड विद ईच फाइल, जस्ट लाइक पहला पैरामीटर होगा ओनर, फाइल का ओनर कौन है, इसको सारी एक्सेस होगी। नेक्स्ट अप ग्रुप एक्सेस, मतलब कि कौन कौन सा ग्रुप है हमारे पास, जैसे एडमिन्स का एक ग्रुप होगा, वो क्या क्या कर सकते हैं फाइल के साथ। फिर यूजर्स का एक ग्रुप होगा, फिर ऑटोमेटेड यूजर्स का, या फिर कोई दूसरी मशीन एक मशीन को एक्सेस करती है उसका ग्रुप होगा। सो ग्रुप इज अ डिफाइंड सबसेट ऑफ यूजर्स एंड अ ग्रुप हैज सर्टेन परमिशंस ओवर दिस फाइल। देन वी हैव अदर्स, लाइक कि अगर कोई एड हॉक यूजर आया है, फिर एड हॉक मशीन को हमें कोई एक्सेस देनी है तो वो कैसे देंगे। तो बस ये पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वी इम्प्लीमेंट शेयरिंग। एंड इवन इफ वी आर शेयरिंग क्रॉस सिस्टम्स, मतलब कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर एक्सेस कर रहे हैं, तो भी ये सारी चीजें मैच कर जाती हैं। एडिशनली एक डिवाइस आईडी होती है, उसको देखा जाता है कि पहले की एक्सेस है कि नहीं इस कंप्यूटर का, इस फाइल का। उसके बाद आगे की चीजें देखी जाती हैं कि इस कंप्यूटर से अगर कोई अदर यूजर एक्सेस कर रहा है तो उसको क्या क्या परमिशन है, वो क्या कर सकता है। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। नाउ देयर आर टू वेरी
डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो पहला कॉन्सेप्ट है VFS, मतलब कि वर्चुअल फाइल सिस्टम का। अच्छा, ये वर्चुअल फाइल सिस्टम क्या होता है? ये इट इज नथिंग बट इट्स अ वे ऑफ एक्सेसिंग मल्टीपल डिस्क्स एट वंस। तो लेट्स से मेरे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो फॉर एग्जांपल मैंने अपना ये फाइल सिस्टम खोल लिया है। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारी हार्ड डिस्क दिख रही हैं, फिलहाल तो सारी लोकल हैं, बट हो सकता है यहाँ पे कोई नेटवर्क्ड हार्ड डिस्क हो, यहाँ पे कोई दूसरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क थ्रू एन इंटरफेस अटैच्ड हो, शेयर्ड हो, तो हार्ड डिस्क के ऊपर एक अलग फाइल सिस्टम चल रहा होगा, है कि नहीं? अब अगर मुझे यहाँ बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से वो एक्सेस करना है अपने ओएस से, तो मैं क्या करूंगा? इस काम के लिए होता है वर्चुअल फाइल सिस्टम। सो वर्चुअल फाइल सिस्टम इज नथिंग बट जस्ट अ डिजाइन पैटर्न ओवर योर एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम्स, जिससे कि आप किसी भी ओएस से किसी भी डिस्क के ऊपर जो फाइल सिस्टम है उसे एक्सेस कर पाए। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिस्क है, इसके ऊपर NTFS चल रहा है, मेरे पास एक पेन ड्राइव है, इसके ऊपर FAT चल रहा है, मेरे पास कोई इंटरनेट के थ्रू मैं किसी हार्ड डिस्क से कनेक्टेड हूँ, इसके ऊपर कोई अलग ही फाइल सिस्टम चल रहा है। तो मैं एज ए यूजर इन सबको एक साथ कैसे एक्सेस करूंगा? तो इसके लिए 2 लेयर्स बना दी जाती हैं ओवर ऑल योर फाइल सिस्टम्स। तो यहाँ पे एक इंटरफेस होगा, फाइल सिस्टम इंटरफेस, which will simply have standard system calls such as open, close and whatnot। ठीक है, अब ये जो कॉल्स हैं ये जाएंगी एक VFS इंटरफेस पे, VFS लेयर पे। अब इसको अगर ओपन का कॉल आया तो ये क्या करेगा कि ये डिस्क पे जाके NTFS का स्पेसिफिक ओपन का फंक्शन कॉल करेगा। लेट्स से n_ ओपन है, इसके ऊपर f_ ओपन होगा, इसके अंदर I_ ओपन होगा। तो ये जेनेरिक इंटरफेसेस को स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन से लिंक करने में मदद करता है, जो वर्चुअल फाइल सिस्टम होता है अपना। दैट इज इट, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल फाइल सिस्टम। अच्छा, वर्चुअल के बाद एक चीज आती है RFS, मतलब कि रिमोट फाइल सिस्टम। दैट मीन्स कि मैं यहाँ बैठे बैठे एक रिमोट डिस्क को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। देर इज नो OS ओवर दैट डिस्क, देर इज नो वन जो मुझे उस डिस्क से इंफॉर्मेशन निकाल के दे सकता है। सो देयर योर रिमोट फाइल सिस्टम्स कम इन टू प्ले ओवर द इयर्स, दे हैव इवॉल्व्ड। मतलब कि अभी मैंने बोला ना कि उसके ऊपर कोई कंप्यूटर नहीं है, कुछ नहीं है। सो हमने एग्जैक्टली यही किया कि उसके ऊपर एक कंप्यूटर बैठा दिया उस डिस्क के ऊपर, ताकि हम उसे एक्सेस कर पाए। अर्लियर वी यूज्ड टू यूज अ प्रोटोकॉल कॉल्ड एज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिससे हम डायरेक्टली बस थ्रू नेटवर्क डिस्क फाइल कॉपी और पेस्ट करते थे। उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया, जिससे कि इट विल अपीयर कि ये आपकी लोकल डिस्क है, बट इन एक्चुअलिटी वो डिस्क कहीं और ही होती है। सो दैट वाज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। नाउअडेज वी हैव अपना इंटरनेट एंड क्लाउड एंड एवरीथिंग, तो उससे हम डायरेक्टली फाइल एक्सेस कर सकते हैं। वी हैव क्लाइंट सर्वर मॉडल्स, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन मॉडल्स। क्लाइंट सर्वर तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर मैं हूँ और मुझे नेट पे कुछ डेटा एक्सेस करना है गूगल ड्राइव के थ्रू, तो गूगल ड्राइव एक सर्वर हो गया, मैं क्लाइंट हो गया, तो मुझे वो फाइल्स एक्सेस कर सकता हूँ मैं गूगल ड्राइव के ऊपर। व्हाट इज गूगल ड्राइव? एक तरीके का फाइल सिस्टम ही तो है। यू कैन क्रिएट फाइल्स, यू कैन ओपन फाइल्स, रीड फाइल्स, डिलीट फाइल्स, ये तो करते हैं गूगल ड्राइव पे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इट डिस्पर्सेस इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर नीड। फॉर एग्जाम्पल DNS। तो DNS जो होता है, DNS के पास आप कोई क्वेरी लेके जाते हैं कि अब यार ये होस्ट नेम को एड्रेस में ट्रांसलेट कर दो, तो ट्रांसलेट करता है। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सच एज LDAP, विच इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। सपोजिटली आप बहुत बड़ी किसी कंपनी में, ठीक है, तो यू विल यूज LDAP टू आइडेंटिफाई if a certain user has certain permissions to perform certain actions on your company network। कुछ इस तरीके से LDAP भी होता है एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट प्रोवाइड्स यू इंफॉर्मेशन कि भाई हाँ, इस यूजर के पास ये परमिशन है। देयर इज अ सर्टेन NFS, दैट मींस नेटवर्क्ड फाइल सिस्टम, वर्क्स ऑलमोस्ट द सेम वे एज रिमोट बट हैज मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंटरफेसेस इन बिटवीन द यूजर्स एंड द डिस्क्स। उसमें और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड हो जाती है नेटवर्क की, व्हाइल यू आर एक्सेसिंग अ नेटवर्क्ड फाइल सिस्टम। दिस इन्वॉल्व्स स्टफ लाइक पार्ट ट्रांसलेशन एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आप कुछ और पाथ देंगे, फिर नेटवर्क पे जब वो जाएगा तो यहाँ पे वो चीज ट्रांसलेट होकर कुछ और बन जाएगी, कोई और पाथ बन जाएगा ताकि आपको आपकी फाइल मिल जाए वापस। ओके, सो आई थिंक दैट इज ऑल। तो चलिए आ जाते हैं वापस। दैट इज ऑल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आई होप कि इस सीरीज से आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्स, और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक गेट नेट वगैरह की, नाइलेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने ना बहुत लोग को
काफी बेवकूफी भरी एडवाइस देते हुए सुना है इंटरनेट पे कि अरे यार अनगिनत सिलेबस है, कितना पढ़ोगे, बस एग्जाम के लिए थोड़े क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन लगा लो। बेवकूफ लोग होते हैं। बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द फाउंडेशन, यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, उसके बाद एवरीथिंग बिकम्स इजी। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यार इसमें ये लग रहा है, अगर ऐसे ये होता है तो ऐसे ये हो जाएगा, बस। सो जस्ट रीड, अंडरस्टैंड कि आपने क्या पढ़ा है, दैट इज सफिशिएंट टू क्रैक दीज कंपेटिटिव एग्जाम्स। पता है एग्जाम्स जज क्या करते हैं? एग्जाम्स simply judge your fundamentals and whether you can apply those fundamentals in a certain situation. That is it. That's all exams judge. Every competitive exam. Keeping your fundamentals clear is the best way to cracking competitive examinations. So that is it for OS guys. मिलेंगे फिर कभी किसी और वीडियो में, किसी और सीरीज में। तब तक के लिए लॉगिंग ऑफ। स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड बाय बाय।